बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने आज जो टॉपिक पढ़ना है वो है सेल्फ इंडक्शन। आप लोगों ने कल म्यूचुअल इंडक्शन को अंडरस्टैंड किया था। म्यूचुअल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट क्या था? म्यूचुअल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास दो कॉइल्स हैं, दोनों कॉइल्स को आपने एक दूसरे के करीब, एक दूसरे की विसिनिटी में रखा हुआ है। दोनों कॉइल्स के दरमियान में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, बट दोनों कॉइल्स मैग्नेटिकली कपल्ड है। मैग्नेटिकली कपल्ड का मतलब ये होता है कि एक कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड दूसरी कॉइल में से पास करेगी। और इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड या इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड, इसका मतलब ये बनता है कि एक कॉइल का जो करंट है वो सिर्फ उसी कॉइल में से पास करेगा, वो दूसरी कॉइल तक नहीं जाएगा। तो हमने ये देखा था कि आप प्राइमरी कॉइल में से करंट को चेंज करते हैं, और जितनी तेजी से प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होता है उतना ही ज्यादा ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल के अंदर इंड्यूस होता है। तो ये जो फिनोमिना था कि जिसमें आप प्राइमरी कॉइल में से करंट को चेंज करते हुए सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ को इंड्यूस कर लेते हैं, दिस फिनोमिना इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। अच्छा, फिर ये म्यूचुअल इंडक्शन से अगर एक स्टेप हम पीछे जाएं तो वहां पे फिर बच्चों हमने वो फैराडेज लॉ पढ़ा। तो फैराडेज लॉ में भी हमने देखा था कि हम कंडक्टर को मूव करवाते हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड हमने एक्सटर्नल अप्लाई की थी। मैग्नेटिक फील्ड हमने कहीं बाहर से अप्लाई की थी और उस मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को मूव करवाया, यानी कंडक्टर में से मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया। और उससे एक स्टेप मजीद आप पीछे जाते हैं तो मोशनल ईएमएफ का टॉपिक आता है। तो मोशनल ईएमएफ वाले टॉपिक में भी आप क्या कर रहे थे, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाय सम एक्सटर्नल मींस, बाय सम एक्सटर्नल सोर्स, आप किसी दूसरे सोर्स से मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स को अप्लाई कर रहे थे। तो ये सेल्फ इंडक्शन के टॉपिक से पहले तक आपने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं चैप्टर नंबर 15 में, इन तमाम टॉपिक्स में आपने क्या किया कि आपने बाहर से अलग से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की और उस मैग्नेटिक फील्ड को किसी कंडक्टर में से पास करवा के उस कंडक्टर में से मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करवा के आपने उस कंडक्टर के अंदर एक ईएमएफ और फिर एक करंट को इंड्यूस किया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सोचने की जरूरत है और थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि अगर हम किसी कंडक्टर में से करंट को पास करवाएं और फिर चेंजिंग करंट पास करवाएं कि वो करंट चेंज हो रहा है, तो उस कंडक्टर के गिर्द जो उसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो वो खुद उस कंडक्टर में से भी तो पास कर रही होगी। तो अगर कंडक्टर की खुद की मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो वो कंडक्टर की खुद की मैग्नेटिक फील्ड जब खुद उस कंडक्टर में से पास करेगी तो उसमें भी मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना शुरू कर देगी। तो अपनी ही मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कंडक्टर के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो ये जो फिनोमिना है कि जिसमें हम किसी एक कंडक्टर में से करंट को चेंज करते हुए उसी कंडक्टर के अंदर एक ईएमएफ को इंड्यूस कर लेते हैं, दिस फिनोमिनन इज नोन एज द सेल्फ इंडक्शन। तो फिर ये बच्चों जो सेल्फ इंडक्शन का फिनोमिना है इसको हम लोग कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द फिनोमिनन इन व्हिच the phenomena in which a changing current in one coil induces an EMF in itself is called सेल्फ इंडक्शन। कि एक ऐसा फिनोमिना जिसमें आप किसी एक कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करें या करंट को चेंज करें और करंट के चेंज करने से उसी कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाए, तो इस फिनोमिना को हम लोग नाम देंगे सेल्फ इंडक्शन का। अब इसको जब आपने एक्सप्लेन करना है या सेल्फ इंडक्टेंस को जब आपने डिफाइन करना है और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसका जब आपने फॉर्मूला ड्राइव करना होता है बच्चों, तो हम यहाँ पे एक कॉइल कंसीडर करते हैं। आप लोग जानते हैं कि जिस मटेरियल के ऊपर कॉइल को बाउंड किया जा रहा होता है उसको हम लोग नाम देते हैं कोर का। तो ये मैं यहाँ पे एक कोर के ऊपर कॉइल को बाउंड कर रहा हूं। अब ये इधर जो है जी वो मैंने एक स्विच लगा दिया, इधर एक बैटरी लगा दी मैंने
और यहां पे जो है वो मैं एक रियोस्टेट लगा देता हूं इस तरह से। तो अभी देखें ये स्विच जो है मेरे पास ये ऑफ पड़ा हुआ है। अभी बच्चों जब ये स्विच मेरे पास ऑफ है तो इसका मतलब कि इस कॉइल में से कोई करंट पास नहीं कर रहा। और बच्चों जब इस कॉइल में से कोई करंट पास नहीं कर रहा तो अभी डेफिनेटली इसके अंदर कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। लेकिन जैसे ही बच्चों मैं क्या करूंगा, मैं इस स्विच को ऑन करूंगा। जैसे ही ये स्विच ऑन होगा तो इस कॉइल में से करंट गुजरना शुरू होगा, फ्लो करेगा। और जैसे ही इस कॉइल में से करंट फ्लो करेगा तो इस कॉइल के गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। अब बच्चों ये जो कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो खुद इस कॉइल में से भी पास कर रही है, तो इसका फ्लक्स खुद इसी में से पास कर रहा है। अब अगर आप लोग क्या करें बच्चों, आप यहाँ पे ये जो रियोस्टेट का स्लाइडर है इसको मूव करवाना शुरू कर दें, तो आप देखेंगे जब आप ये रियोस्टेट के स्लाइडर को मूव करवा रहे होंगे तो इस लूप की, इस सर्किट की जो रेजिस्टेंस है वो चेंज हो रही होगी। अब जैसे जैसे बच्चों इसकी रेजिस्टेंस चेंज हो रही होगी तो इस सर्किट का जो करंट है वो भी चेंज हो रहा होगा। अब जब इस सर्किट का करंट चेंज होगा तो अकॉर्डिंग टू द एम्पेयर्स लॉ B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई और B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो जैसे बच्चों इस सर्किट का करंट चेंज होगा तो इस कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होना शुरू हो जाएगी। तो अब चूंकि कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड खुद इसी में से पास कर रही है और कॉइल की खुद की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरिएबल है, चेंजिंग है, तो इसका मतलब जब ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड खुद इस कॉइल में से पास करेगी तो इसमें से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज हो रहा होगा। तो जब इस कॉइल में से एक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा तो इस कॉइल में एक, अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ, इस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ जो है वो इंड्यूस हो जाएगा। तो अब अगर हम लोग इसके ऊपर जो है वो फैराडेज लॉ को अप्लाई करते हैं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जी अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। तो फैराडेज लॉ के मुताबिक एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। अब इसमें आपने ये चीज ध्यान में रखनी है बच्चों कि ये जो कैपिटल एन है हमारे पास ये नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, कि इस कॉइल के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आ रहे हैं वो कैपिटल एन के इक्वल है। और डेल्टा फाई इस कॉइल में से चेंज होने वाला फ्लक्स है और डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी का मतलब है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू द कॉइल। अभी जैसे आपने म्यूचुअल इंडक्शन वाले टॉपिक में कहा था कि जी फर्ज करते हैं इस कॉइल की एक टर्न में से जो फ्लक्स पास करता है वो फाई के इक्वल है। लेट फाई बी द फ्लक्स, लेट फाई बी द फ्लक्स पासिंग थ्रू one turn of coil, then total flux, passing through n turns through coil of n turns is given as n phi। ठीक है जी, आपने ये कहा कि अगर उसकी एक टर्न में से जो फ्लक्स पास कर रहा है वो फाई के इक्वल है तो टोटल कितना फ्लक्स पास करेगा, टोटल जितनी उसमें नंबर ऑफ टर्न्स है उसको एक टर्न के फ्लक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दे। तो हमने कहा कि जी उस कॉइल के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है वो कैपिटल एन के इक्वल। तो अभी बच्चों ये जो टोटल फ्लक्स इसमें से पास कर रहा है ना, ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, कि इस कॉइल में से जितना करंट पास कर रहा है या जैसे जैसे करंट चेंज हो रहा होगा इस कॉइल में से पास करने वाला जो फ्लक्स है वो भी चेंज हो रहा होगा। तो अभी देखिए ये जो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है इसको जब हम लोग इक्वल के साइन में कन्वर्ट करते हैं तो हमें यहाँ पे एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की जरूरत पड़ती है। और ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एल के साथ, और हम कहते हैं कि जी ये क्या कहलाता है, ये सेल्फ इंडक्टेंस कहलाता है। अगर आपको कल वाला टॉपिक याद है, अगर आपको कल वाला टॉपिक याद है तो आपने यहाँ पे कैपिटल एम को एज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पुट किया था और आपने जब यहाँ पे कैपिटल एन को एज कांस्टेंट, कैपिटल एम को एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पुट किया था तो आपने उसको नाम दिया था म्यूचुअल इंडक्टेंस का।
तो अभी यहाँ मैं कैपिटल एल को एज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पुट कर रहा हूं और ये कैपिटल एल जो है मेरे पास ये बच्चों क्या कहलाता है, सेल्फ इंडक्टेंस। अभी देखते हैं यहाँ से आप कैपिटल एल का फॉर्मूला बना सकते हैं। तो ये मेरे पास बन जाएगा कैपिटल एल इज इक्वल टू एन फाई ओवर आई। ये वाला जो आई है ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। अब जैसे आप लोगों ने कल लिखा था कि म्यूचुअल इंडक्टेंस 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, यहाँ पे जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, चौथा फैक्टर निकल जाएगा। और वो कौन सा फैक्टर निकलेगा, क्लोजनेस ऑफ द कॉइल्स। कल क्योंकि हमारे पास 2 कॉइल्स थी तो आप कह रहे थे कि आप उन दोनों को एक दूसरे के कितना करीब करीब प्लेस कर रहे हैं, वो दोनों कॉइल्स एक दूसरे के जितना करीब होंगी म्यूचुअल इंडक्टेंस उतनी ज्यादा होगी। ये कल वाले टॉपिक की बात थी। यहाँ पे तो जस्ट एक ही कॉइल है तो क्लोजनेस वाली बात यहाँ पे नहीं आएगी। तो फिर यहाँ पे हम कहेंगे बच्चों कि हमारे पास जो सेल्फ इंडक्टेंस है इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। ये जो कॉइल है इसमें आप नंबर ऑफ टर्न्स को जितना ज्यादा कर देंगे इस कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस हमारे पास उतनी ज्यादा हो जाएगी। नंबर 2 इट डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल। और ये बात याद रखिएगा जब आप कॉइल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाएंगे तो फ्लक्स बढ़ जाएगा। तो एरिया वाला जो फैक्टर है वो बेसिकली फ्लक्स के अंदर छुपा हुआ है। तो दूसरा जो फैक्टर है जिस पे सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड कर रही है वो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल है। और तीसरा जो फैक्टर है वो नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कोर, के जो कोर है आपने जिस मटेरियल के ऊपर कॉइल को बाउंड किया है वो मटेरियल क्या है। अब उसने यहाँ पे ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, एक एमसीक्यू लिखा हुआ है कि अगर आप लोग कॉइल को एक फेरोमैग्नेटिक यानी आयरन कोर के ऊपर आप आयरन के रॉड लेके उसके ऊपर कॉइल को बाउंड कर लेते हैं तो वो आयरन कोर फेरोमैग्नेटिक कोर जो है वो क्या करेगी, वो उस कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस को बढ़ा देगी एज कंपेयर टू द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एन एयर कोर कॉइल। एयर कोर कॉइल का मतलब भी आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है, मैं अगेन रिपीट कर देता हूं कि एयर कोर कॉइल का मतलब है कि आपने कॉइल को बाउंड किया मटेरियल के ऊपर और जिस चीज के ऊपर आपने कॉइल को बाउंड किया है उसको आपने बाहर निकाल लिया तो टर्न्स के दरमियान जस्ट एयर रह गई तो वो एयर कोर कॉइल कहलाती है। तो एयर कोर कॉइल की बजाय जो फेरोमैग्नेटिक कोर है उसकी सेल्फ इंडक्टेंस क्या होती है, ज्यादा होती है। अच्छा फिर ये जो इक्वेशन आपके पास आ रही है ये इक्वेशन नंबर 2 आ रही है। अब इक्वेशन नंबर 1 को जरा देखें तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को आप लिख सकते हैं एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन फाई ओवर डेल्टा टी। ये जो डेल्टा था इसको आपने नेगेटिव साइन के साथ लगा के बाहर निकाला। अभी इक्वेशन 2 से आपने एन फाई की वैल्यू पुट कर देनी है तो फ्रॉम इक्वेशन 2 आपके पास आ जाएगा एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एल आई ओवर डेल्टा टी। अब बच्चों आप लोग ये जानते हैं कि जो एल है कैपिटल एल ये तो हमारे पास एज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ रहा है तो डेल्टा जो है वो एल के साथ जचेगा नहीं, डेल्टा जो है उसने आई के साथ आना है। तो फिर हम लोग इसको इस इक्वेशन को किस तरह से लिख सकते हैं, फिर हम लोग इस इक्वेशन को लिख सकते हैं एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस एल इनटू डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। और अगर आप नेगेटिव और एल को इग्नोर कर दें तो आपके पास आ जाएगा जी एप्सिलॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। और आप ये बात जानते हैं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू द कॉइल, कि आप कॉइल में से जितनी तेजी के साथ करंट को चेंज करेंगे उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा और अगर आप करंट को स्लोली चेंज कर रहे हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास कम हो जाएगा। अब बच्चों अगर आप यहाँ पे नेगेटिव साइन भी लगा लेते हैं तो आप लोग जानते हैं कि ये नेगेटिव साइन अकॉर्डिंग टू द लेंजेस लॉ आ रहा होता है और ये नेगेटिव साइन हमें बताएगा कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसने हमेशा चेंज इन करंट को अपोज करना है। ये नेगेटिव साइन हमें बताता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसने हमेशा चेंज इन करंट को अपोज करना होता है। अब मैं यहाँ पे 2-3 सेंटेंस बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा गौर से सुनिएगा। ये बच्चों जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इसके साथ जो नेगेटिव साइन यहाँ पे आ रहा है इस नेगेटिव साइन में मैंने आपसे कहा कि चेंज इन करंट को हमेशा अपोज करना है। तो अगर बैटरी जो आपने लगाई थी अगर उस बैटरी का करंट डिक्रीज कर रहा है
तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ अपना करंट इस तरह से प्रोड्यूस करेगा कि वो बैटरी के करंट में ऐड होगा और वो बैटरी के करंट को बढ़ाने की कोशिश करेगा। और अगर बैटरी का जो करंट है वो डिक्रीज हो रहा है तो इस इंड्यूस्ड ईएमएफ ने अपना करंट इस तरह से प्रोड्यूस करना है कि वो बैटरी के करंट को इंक्रीज करे। ये शायद मैंने दोनों बार एक ही बात बोल दी है। अच्छा जी, आपने ये करना है, आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसने अपना करंट हमेशा इस तरह से प्रोड्यूस करना है कि वो बैटरी के करंट को अपोज करे। अगर बैटरी का करंट डिक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस करंट उसमें ऐड होकर उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, और अगर बैटरी का करंट इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस करंट उसमें से माइनस होकर उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये बैटरी को हमेशा अपोज करता है। तो ये जब अप्लाइड वोल्टेज को आपकी प्रोवाइड की गई बैटरी को हमेशा अपोज करता है तो इट इज आल्सो नोन एज बैक ईएमएफ। तो ये बैक ईएमएफ का मतलब है कि जो आपने ईएमएफ प्रोवाइड किया होता है ये उसको अपोज करेगा, ये उसको हमेशा अपोज करेगा, उसकी हमेशा मुखालफत करेगा। अच्छा, फिर आप लोग जानते हैं जैसे आपने कल भी म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन किया था, अभी अगर आप सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन करना चाहें तो आपको ये नेगेटिव साइन को इग्नोर करना पड़ेगा। तो आपके पास कैपिटल एल का फॉर्मूला बन जाएगा जी एप्सिलॉन ओवर डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। तो आप इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे कि इट इज द रेशियो ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसको टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के साथ आप क्या कर दें, डिवाइड कर दें। अच्छा, फिर उसके बाद इसके यूनिट्स अगर आप देख रहे हैं, इसके जो यूनिट्स है एसआई यूनिट इज वोल्ट सेकंड पर एम्पीयर व्हिच इज इक्वल टू हेनरी। तो हेनरी की डेफिनेशन हमारे पास फिर दोबारा से वही बनेगी कि अगर आप किसी कॉइल में से 1 सेकंड में 1 एम्पीयर करंट को चेंज करते हैं और 1 एम्पीयर करंट चेंज होने से उस कॉइल के अंदर 1 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस हो जाए तो उस कॉइल की जो सेल्फ इंडक्टेंस होगी वो हमारे पास 1 हेनरी होगी। बच्चों, इस टॉपिक का एंड वाला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें एक लाइन लिखी हुई है कि जी ये कॉइल्स जो होती है ये बैक ईएमएफ की वजह से समटाइम इंडक्टर भी कहलाती है। तो इसको हम लोग इंडक्टर भी कह रहे होते हैं। और इसी बिल्कुल एंड वाली लाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एन ऑल्टरनेटिंग करंट, कि एक ऐसा करंट जो बार बार अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा होता है, उस करंट के अंदर ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट के अंदर जो इंडक्टर है वो लाइक का रेजिस्टर बिहेव कर रहा होता है। इस लाइन का मतलब अभी आपको समझ नहीं आएगा, चैप्टर नंबर 16 में पूरा हम इसका एक टॉपिक पढ़ेंगे और वहां पे इसका मतलब मैं आपको दोबारा से समझाऊंगा। उम्मीद है बच्चों आपको आज का टॉपिक भी समझ आ गया होगा, इसको भी आपने अंडरस्टैंड करके लिख के एज अ लॉन्ग क्वेश्चन मुझे सेंड कर देना। अल्लाह हाफिज बच्चों।